हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके सारे पेपर अच्छे गए होंगे और आगे के भी अच्छे जाएंगे। और आपको एक बतानी थी कि पिछले वाले वीडियो में हमने बात करी थी एमपी के जो मॉडल पेपर है उसकी, और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी प्रश्न थे सबके सॉल्यूशन डल चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 2 नंबर और 3 नंबर और पॉसिबल हो तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि रिलेट करते हैं किससे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है 3 नंबर के लिए। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन है, कौन सा वाला, जिसमें आपको आईयूपीएसी नामकरण लिखना है। तो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है ब्रोमोब्यूटेन के 4 समअवयवियों में SN1 एवं SN2 अभिक्रिया का अभिक्रियाशीलता क्रम बताइए जो कि अनुमानित होगा। ये प्रश्न है और ये है 3 नंबर के लिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समअवयवी यानी क्या होता है और अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। बाकी सब चीजें तो बात की बात है, ठीक है। तो अभिक्रियाशीलता हमें यह बताना है कि SN1 रिएक्शन या फिर SN2 रिएक्शन दोनों कौन से वाले ब्रोमोब्यूटेन में सबसे अधिक गति में होगी, कौन से वाले में मध्यम गति में होगी और कौन से वाले में सबसे कम क्रियाशीलता पाई जाएगी। ठीक है, बस आपको यही बताना है। तो सबसे पहले आपको ब्रोमोब्यूटेन पता होना चाहिए, उसकी संरचना कैसी होती है वो पता होना चाहिए, और अभिक्रियाशीलता का क्रम SN1 और SN2 में क्या होता है वो पता होना चाहिए। सभी के शॉर्ट डल चुके हैं, जिसे मतलब मैं यहाँ पे समझाऊं फिर भी समझ में ना आए तो चैप्टर 6 के पूरे लेक्चर्स मैंने डाले हैं, जिसमें हेलो एल्किन हेलो एरिन के वर्गीकरण में और भौतिक एवं रासायनिक गुणों में ये सब सारी चीज क्लियर करी हुई है। पर फिर भी यहाँ पर हम देख लेते हैं ब्रोमोब्यूटेन के 4 समअवयवी। ठीक है, सबसे पहले ब्रोमीन यानी कि हाँ, ब्रोमीन पहले कार्बन से जुड़ा है तो आप इसे बोल सकते हैं क्या, प्राथमिक ब्रोमो ब्यूटेन या फिर एक ब्रोमो ब्यूटेन। यहां पर दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे बोला जाता है क्या, द्वितीयक ब्रोमो ब्यूटेन या फिर दो ब्रोमो ब्यूटेन। यहां पर ध्यान से देखो तो बड़ी कार्बन श्रृंखला कौन सी है बेटा, 1 2 3, मेथेन एथेन प्रोपेन। तो आप इसे लिख सकते हैं दो 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 या फिर दो ब्रोमो दो मैथिल प्रोपेन। इसे बोला जाता है तृतीयक ब्रोमोब्यूटेन। और हमारा फिर से इसी संरचना को दूसरे तरीके से हमने लिखा कि Br यहां पर जुड़ा है और इसी श्रृंखला में एक मैथिल समूह ने ब्रांच बनाई है तो इसे बोल दीजिए आप क्या, आइसो। ठीक है, ये सब सारी श्रृंखला आपके पास में ब्रोमोब्यूटेन के 4 समअवयवों की बनी हुई है। ठीक है, अब SN1 और SN2 रिएक्शन पर आते हैं। SN1 रिएक्शन 2 चरणों में कंप्लीट होती है जो कि मुख्य रूप से तृतीयक श्रेणी एल्किल हैलाइड में होती है। पहली ही लाइन में मैंने आंसर दे दिया और यदि आगे बढ़े दिया आपको, मान लीजिए प्रश्न नहीं आया, बोला SN1 SN2 में अंतर आ गया, तो उसके लिए भी ध्यान से सुन लो कि SN1 रिएक्शन 2 चरणों में कंप्लीट होती है। SN1 रिएक्शन में SN1 रिएक्शन सबसे अधिक तृतीयक श्रेणी एल्किल हैलाइड में होती है। इसके अलावा SN1 रिएक्शन में सबसे पहले नाभिक रागी हमला करता है और फिर क्या बोलते हैं, हेलोजन परमाणु छोड़ के जाता है। उसके बाद में यह अभिक्रिया, जब हमने बोला था कि 2 चरणों में कंप्लीट होती है, तो पहला चरण अत्यंत मंद होता है जबकि दूसरा चरण तीव्र होता है। 3 हमने बता दिया आपको अंतर। अब जब चौथे अंतर पर जाएंगे तो आप ये लिखेंगे कि SN1 रिएक्शन में कार्बोटे आयन बनता है जबकि SN2 पे संकुल उत्पाद बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम SN1 रिएक्शन पे आए तो पहली लाइन में आंसर था कि SN1 रिएक्शन तृतीयक श्रेणी एल्किल हैलाइड पर सर्वाधिक होते हैं। तो यदि आप देखेंगे क्रियाशीलता का क्रम तो ये SN1 में सबसे पहले होगा, उसके बाद में आएगा SN2 यानी कि इस पे, और फिर सबसे लास्ट में आएगा ये वाला। तो इस पे मान लीजिए हम एक उदाहरण उठा रहे हैं, यदि इसमें 5 मिनट में हो रही है तो इसमें 10 मिनट लगेंगे और हो सकता है इसमें आधे घंटे से ज्यादा लग जाए। ये एक बेसिक एग्जांपल था जो आपको बता रहा है कि किस में यह अभिक्रिया तीव्र गति से होगी। अब इसी के विपरीत जब SN2 में आए तो SN2 रिएक्शन प्राथमिक श्रेणी एल्किल हैलाइड में हमें सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। तो SN1 रिएक्शन इस पे होगी सबसे पहले, फिर उसके बाद में होगी इसमें और सबसे लास्ट पे होगी इस पे। ये प्रश्न था 3 नंबर के लिए। जब आप ये क्रम लिखेंगे तो इसके बाद में सीधा सीधा जमा के लिख दीजिएगा SN1 के लिए और SN2 के लिए। बस यही था
इस प्रश्न का सिंपल छोटा सा क्यूट सा सॉल्यूशन जो कि आपको 3 नंबर में देखने को मिलेगा। अब आते हैं इसी का अथवा वाला प्रश्न जिसमें आपको लिखना है क्या, आईयूपीएसी नामकरण। अब जिस बच्चे को आता है वेरी गुड, जिसको नहीं आता है पूरे वीडियो फुल डाले हुए, मैं सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट पे आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। चलिए जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा वाला क्वेश्चन जिसमें आपको लिखना है आईयूपीएसी नामकरण निम्न कार्बनिक यौगिकों की संरचना बतानी है। आपको आईयूपीएसी नामकरण दिया हुआ है, इसकी संरचना बनानी। परीक्षा में हो सकता है उल्टा आ जाए कि आपको संरचना दी हुई हो और नाम लिखने को आ जाए। यहाँ पर आपको संरचना दी है और बोला है कि क्या बताओ बेटा इसकी संरचना दी हुई है, आईयूपीएसी नामकरण दिया हुआ है, संरचना। कितना कंफ्यूज होते हो सर आप, ठीक है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले इस नाम पे आप देखिए 2 क्लोरो 3 मैथिल पेंटेन, ठीक है, पेंटेन। सबसे आखिरी वाले शब्द पे ध्यान दो, पेंटेन। पेंटेन मतलब होता है 5 कार्बन। तो आंख बंद करके सीधे सबसे पहले आपको 5 कार्बन बनाने, तो बना दो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बोल रहा है कि 2 क्लोरो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपका पहला कार्बन, ये हो गया आपका दूसरा कार्बन, ये हो गया आपका तीसरा कार्बन, ये हो गया चौथा, ये पांचवा। दूसरे कार्बन से बोल रहा है कि क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन से बोल रहा है कि एक मैथिल समूह जुड़ा होगा। तो मैथिल समूह का मतलब होता है CH3। सबको मिटा दो। अब जिस कार्बन की वैलेंसिंग कंप्लीट कर दो तो यहां आ जाएगा CH3, यहां पर आ जाएगा CH, यहां पर भी आएगा CH, आगे वाले पे CH2, इधर देखोगे तो CH3। बस यही है फर्स्ट का यूपीएससी नामकरण, 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन, खत्म। बहुत आसान, सिंपल एंड स्वीट, बस यही आपको करना था इस पे। अब मैंने तो बहुत जल्दी बता दिया क्योंकि मेरी है प्रैक्टिस बाबूजी, आपको देखना पड़ेगा आप कितनी जल्दी कर रहे हो, ठीक है, नहीं तो आधे को तो चक्कर जाता है यूपीएससी नामकरण पे बाबा। अब दूसरे पे आ जाए, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, ये मैंने ना बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। हेलो एल्केन हेलो एरिन वाले चैप्टर में सबसे पहले लेक्चर पे हमने आईयूपीएसी नामकरण की बात करी। आप ध्यान से देखो, 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2N, ठीक है। अब यहां पर 2 आ गया लास्ट में, सरदर्द की बात, कोई बात नहीं, अभी मारो उसको गोली। अभी आपको यहां पर देखना है क्या, ब्यूट। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, लिखो 1 2 3 4। अब नंबरिंग डाल देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, नंबरिंग हो गई। अब बोल रहा है 2 ब्यूट मतलब दूसरे कार्बन से क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक। अब आगे गए तो बोल रहा है पहला और चौथा कार्बन, पहले और चौथे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है, तो यहां पर जोड़ दीजिए आप Br, और ये है हमारा चौथा कार्बन, इससे भी आप क्या जोड़ दीजिए Br। बस अब ये नंबर को मिटा लो और कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट करा दो। तो यहां पर आ जाएगा आपका CH2Br, यहां पर आ जाएगा क्या, इसकी बैलेंसिंग 1 2, इसको एक CH लगेगा, इसको सिर्फ H लगेगा। जिसने भी CH2 करा बहुत मारूंगा, गलत हो जाएगा आपका क्योंकि इस कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं होगी। यहां पर आगे जाओगे तो ये हो जाएगा क्या, CH2। ये है क्या, 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2N की संरचना। अब आते हैं हम तीसरी वाली संरचना जो कि 1 नंबर अप है और इन सभी से थोड़ी सी कठिन है ना, कोई बात नहीं, इसी भी कर लेंगे। कितने कार्बन है, हेक्सेन पेंटेन हेक्सेन, ठीक है, 6 कार्बन है, तो बनाओ 6 कार्बन। ध्यान रहे बेंजीन की संरचना नहीं है, साइक्लोहेक्सेन लिखा है। साइक्लो का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई बंद श्रृंखला, बेंजीन रिंग नहीं है मगर संरचना बंद है, तो बनाओ। यहां पर लिख देते हैं हम तीसरे का आंसर, पहला कार्बन, 2 कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए, और यहां पर देखो तो अभी हो गए 5 कार्बन, ठीक है। ये बना दिया आपने कार्बन की श्रृंखला। अब बोल रहा है 1 क्लोरो, तो मैं मान लेता हूं कि मेरा पहला कार्बन है, इससे मैंने जोड़ दिया क्लोरीन, ठीक है। आगे इसकी देखो बैलेंसिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अब बोल रहा है चौथा कार्बन, ये पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, इस वाले से जुड़ा हुआ है क्या, एथिल समूह। एथिल समूह को बोलते हैं आप C2H5, ठीक।
अब इन सभी की बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं हुई है। अब ध्यान से देखना, कोई भी ऐसी बेंजीन रिंग की संरचना नहीं बनाएगा। यहां पर आप लिखेंगे H2, यहां पर भी लिखेंगे आप H2, यहां H, यहां पर भी आएगा हमारा H2, इधर पे भी आएगा H2 और यहां पर सिर्फ आएगा H। तो ये जो संरचना है यही है एक क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन की। यदि वो बोलता है एक क्लोरो 4 एथिल बेंजीन, तब हम ये H की जगह पर डबल बॉन्ड लगा देते, पर यहां पर क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो ये रहा आपका आंसर, फटाफट से इसे नोट कर लो और मुझे बताओ कि कहां से समझ में नहीं आया। तो मैं आपको उस वीडियो की लिंक प्रॉपरली मेंशन कर दूंगा कमेंट सेक्शन पे, जहां पर आप आईयूपीएससी नामकरण से संरचना बनाना या फिर संरचना से आईयूपीएससी नामकरण सीख सकते हो। कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, धीरे धीरे करके आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि फिर से रिलेट करता है किससे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ये प्रश्न है 2 नंबर के लिए, जिसमें आपको बताना है वेंजेलिक और एलिलिक हैलाइड में अंतर, एक अंतर, और इसके अलावा एक और अंतर इसी से है, जो कि आप लिख सकते हैं कि एलिलिक और वेंजेलिक हैलाइड में अंतर पहला होगा, और दूसरा होगा एरिल हैलाइड और एलिलिक हैलाइड में अंतर। ये 2 प्रश्न है जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो वाइनेलिक हैलाइड की आप सबसे पहले बनाइए क्या, संरचना। वाइनेलिक हैलाइड, हैलाइड का मतलब क्या होता है, हैलोजन परमाणु। ये आपने डाला ऐसे, और यहां पर आप ये लिखेंगे कि हैलोजन परमाणु यानी कि X सीधे जुड़ा होगा किससे, sp2 संकरित कार्बन से। तो ये वाली जो संरचना होती है इसे ही बोला जाता है क्या, वाइनेलिक हैलाइड। अब इसका एक उदाहरण यदि आपको देखना है तो आप उदाहरण लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, और आगे की तरफ आप लिख सकते हैं Cl, जो भी हैलोजन परमाणु आपको लिखना है। थोड़ा सा यदि थ्योरी आप लिखना चाहे तो आप ये लिख सकते हैं कि जब हैलोजन परमाणु, जैसे कि बोला जाता है X, यदि सीधे sp2 संकरित कार्बन यानी कि C से जुड़ा होता है, तो उसे ही वाइनेलिक, आज पहली बार में इतना सारा लिख रहा हूं, पता है, हैलाइड कहते हैं। ठीक है, यदि इतना लिखोगे, एक संरचना बना दोगे, उदाहरण लिख दोगे, परिभाषा लिख दोगे, तो 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए, इस बात की गारंटी मेरी। ठीक है, क्या लिखोगे कि जब हैलोजन परमाणु सीधे sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे ही बोला जाता है क्या, वाइनेलिक हैलाइड। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये कार्बन कैसे जुड़े हैं, एक सिग्मा और एक पाई बंध से। ठीक है, बस इतना ही समझाऊंगा इसमें, नहीं तो टाइम लग जाएगा ज्यादा और आगे की चीजें नहीं होगी कवर। दूसरा भी इसी से रिलेट करता है, कौन सा, हमारा एरिल हैलाइड। ये यदि बात करें तो ये कौन सी श्रृंखला है, ये कार्बन की खुली हुई श्रृंखला का उदाहरण है, और एरिल हैलाइड कार्बन और हाइड्रोजन की बंध संरचना से बना हुआ एक उदाहरण है। ध्यान से देखते हैं, एरिल का मतलब होता है बेंजीन रिंग और हैलाइड का मतलब होता है क्या, अपना हैलोजन परमाणु। तो बेंजीन रिंग से यदि सीधे रूप से हैलोजन परमाणु जुड़ा है, ठीक है, यही होगा सेम से, बस हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे कि बेंजीन रिंग से यदि सीधे हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, यहीं पर जब, चलो मैं लिख के ही बता देता हूं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत ही लिखना पड़ेगा मुझे, पर आपको समझ आना चाहिए। चलो, पहला वाला उदाहरण था खुली श्रृंखला से जब, या sp2 संकरित कार्बन से जब सीधे रूप से हैलोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसे ही बोला जाता है वाइनेलिक हैलाइड। उदाहरण होगा C2
CH2 डबल बॉन्ड CH और X, ये इसका उदाहरण था। अब आप लिखेंगे क्या, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। पहले परिभाषा लिख लेते हैं या समझ लेते हैं कि अब जब आप यहां पर लिखेंगे तो जब हेलोजन परमाणु यानी कि X सीधे, आप या तो बेंजीन रिंग लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन से बनी बंध श्रृंखला से। मैं सीधे लिखूंगा बेंजीन से सीधे जुड़े हो तो प्राप्त संरचना क्या होती है, एरिल हैलाइड। ध्यान रहे आप अंतर ही बता रहे हैं, पहले यदि देखा जाए तो एक खुली श्रृंखला के लिए था और एक बंद श्रृंखला के लिए था, बस यही अंतर है, एक सीधा सीधा हैलाइड कहते हैं या कहलाती है, ठीक है, जुड़ी हो तो इस संरचना को ही एरियल हैलाइड कहते हैं। अब इसका लिखेंगे आप क्या, इसका लिखेंगे आप उदाहरण। तो उदाहरण के लिए जो बच्चा चाहे तो EXP लिख सकता है और जो बच्चा चाहे तो उदाहरण लिख सकता है। अलग अलग पेनों का प्रयोग करना चाहिए, मैडम का आदेश है, ताकि बोर्ड अच्छे से सीधे सीधे दिखाई दे। अब क्या होगा, ये आपकी बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो यही आपकी संरचना जो है वो होती है एरिल हैलाइड की संरचना। तो यहां पर आके प्रश्न आपका समाप्त हो गया, ये आपने परिभाषा लिख दी, दोनों के मध्य आपको अंतर बताना है, दोनों का आप ये लिखेगा और लिखिएगा नीचे। तो अर्थात यह सिद्ध होता है कि वाइनिलिक हैलाइड कार्बन और हेलोजन परमाणु से बनी हुई खुली संरचना का उदाहरण है, जबकि एरिल हैलाइड कार्बन हाइड्रोजन और हेलोजन परमाणु से बनी हुई बंध श्रृंखला का उदाहरण है। यही एक नंबर का अंतर आप थोड़े बड़े रूप पर लिख सकते हो, है तो एक लाइन का अंतर ही, पर आपने उसे कैसे बड़ा किया, अलग अलग दिखा के। और यही होती है लिखने की कला, जो आपको दिलाएगी 2 नंबर, क्योंकि एक लाइन पे 2 नंबर मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो अब बढ़ते हैं आगे, जो कि होगा इसी का अगला, एलिलिक हैलाइड व बेंजिलिक हैलाइड में एक अंतर बताइए। तो अंतर वही रहेगा कि पहला वाला जो है वो कार्बन हाइड्रोजन से बनी खुली श्रृंखला के लिए है, जबकि दूसरा वाला जो है वो बंद श्रृंखला के लिए। पर क्या आप मुझे बताइए, इतने में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे बेटा? तो आई होप सो, द आंसर इज नो, है ना। तो हम सबसे पहले बनाते हैं संरचना और फिर लिखते हैं कि क्या यह जो संरचना हमने बनाई है वो सही है या नहीं। रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने जस्ट देखा, और शायद पीछे भी रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि चेक करना पड़ता है। एक बार हमारे साथ बच्चा हो गया, मैडम ने 1 घंटे का बायोलॉजी का वीडियो शूट कर लिया, अंत में हमने जब देखा तो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई नहीं, हमारे मध्य हो गया घमासान। 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद फिर से बायोलॉजी का वीडियो शूट करना पड़ा, जिसके कारण आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया और वही प्रश्न बायोलॉजी के एग्जाम पेपर पर आ गया। तो मैडम ने बोला, हाय रे मेरी किस्मत, जो मैंने 1 घंटे पढ़ाया वही छूट गया एक प्रश्न के लिए। तो इसीलिए बार बार देखना पड़ता है हमें, ठीक है। नाउ मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, थोड़ी बहुत बातचीत ऐसी हमारी होती रहेगी, नहीं तो आप हो जाओगे बोर, ठीक। मैडम ने कहा है बच्चों से आप इंटरेक्ट नहीं करते, खाली एलईडी टीवी की स्क्रीन दिखाते रहते हो। सर ये बहुत गलत बात है, आपको बात करनी चाहिए बच्चों से। तो मैं कहा बस वैसे ही मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से। एलिलिक हैलाइड व बेंजिलिक हैलाइड में एक अंतर, तो वही एक खुली संरचना के लिए बनाया गया एक बंद संरचना। पर कैच ये है कि एलिलिक हैलाइड की सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी है, और कैच जो है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो एलिलिक हैलाइड परिभाषा लिखेंगे आप, जब
मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट हेलोजन परमाणु, यानी हेलोजन परमाणु X हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन की खुली संरचना जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े से डबल बॉन्ड से जुड़े हो, परंतु हेलोजन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन जो कि sp3 संकरित हो, उससे सीधे जुड़ा होगा। और यही होगा क्या, अब आ रहा हमारा एलिलिक हैलाइड। ठीक है, चलिए संरचना देख लेते हैं अब, क्योंकि थोड़ा बहुत ही अंतर है। ये वो चीजें हैं जब आप पढ़े समझे तो आपके दिमाग में डायग्राम बना हो, और जब आपके दिमाग में डायग्राम बना हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, यदि संरचना आपके दिमाग में फिट है तो आप उसी संरचना को ध्यान में रखते हुए उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये संरचना अपने दिमाग में बनाई और वही यहाँ पर लिख दिया। अब हाइड्रोकार्बन की कैसी श्रृंखला होनी चाहिए, खुली श्रृंखला। तो बना दो, यहाँ पर कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर रहेगा हाइड्रोजन। अब बाद में बनाते हैं उसे। अब यहाँ पर क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, और डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हुआ होगा, जो कि कैसा होगा, sp3 संकरित होगा, और उसी कार्बन से क्या जुड़ा हुआ होगा, X। तो ये वाली जो संरचना है ना, यहाँ पर ध्यान से देखो, एक डबल बॉन्ड वाली कार्बन श्रृंखला है, पर जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा है वो कैसा है, sp3 संकरित है। तो यही संरचना जो होती है वही कहलाती है क्या, एलिलिक हैलाइड। ठीक है, नाउ मूव टू वेंजिलिक हैलाइड। तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ एक जो श्रृंखला है या एक शब्द जो है आप उसको लिख देंगे क्या, हाइड्रोकार्बन की बंद संरचना या बंद श्रृंखला, बस बाकी सब यही रहेगा। अब हाइड्रोकार्बन की बंद श्रृंखला यानी क्या, उसे हम बोलते हैं वेंजिन रिंग। तो वेंजिन रिंग की यदि बात करें, वेंजिन रिंग की यदि बात करें तो ये रही वेंजिन रिंग की संरचना, ये रही वेंजिन रिंग की संरचना। पहले वाले केस में क्या था बेटा, कि डायरेक्ट हेलोजन परमाणु यहाँ के कार्बन से जुड़ा हुआ था, पर ध्यान रहे यहाँ का जो कार्बन होता है ना वो होता है sp2 संकरित, तो वो उससे नहीं जुड़ा है। यहाँ पर एक कार्बन होगा, कहाँ पर, यहाँ पर ये वाला कार्बन जो होगा वो होगा sp3 संकरित, और उससे जुड़ा होगा क्या, हेलोजन परमाणु। तो ये वाली जो संरचना है अब बन चुकी है वेंजिलिक हैलाइड की संरचना। बोलो समझ में आया कि नहीं, बताओ, कमेंट करो फटाफट। इतनी सी बात थी। अब नीचे लिख सकते हो आप कि चित्र और परिभाषा के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि बेंजिलिक और एलिलिक हैलाइड में सिर्फ इतना अंतर है कि बेंजिलिक हैलाइड में जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है वो खुली श्रृंखला के sp3 आवंधित कार्बन से जुड़ा होता है, जबकि बेंजिलिक हैलाइड में हाइड्रोकार्बन की बंद श्रृंखला से एक कार्बन जुड़ा हुआ होता है, जो कि कैसा होता है, sp3 संकरित होता है, और उसी से हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है। बस इतनी सी बात है जो कि आपको समझनी थी। इस प्रश्न में 2 नंबर का प्रश्न था, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा।
अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो 7वें नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में वापस से आते हैं फिर से 16वें नंबर के क्वेश्चन पर, जिस पर आपको बोला है चैप्टर नंबर 9 यानी कि एमएन चैप्टर से कुछ रिएक्शन। बहुत छोटा चैप्टर है मगर बड़ा काम का है, काफी नंबर आपके खा सकता है। ऑब्जेक्टिव भी बने हैं पहले कुछ, और अब आई है मेन क्या, रिएक्शन 3 नंबर पे। ठीक है, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव थे, 3 नंबर के प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। आपको सबसे पहले बनाना है बेंजीन से एनिलीन और फिर बेंजामाइड से एनिलीन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप 1 यानी कि बेंजीन रिंग से आपको बनाना है एनिलीन। तो दो माध्यम से आप बना सकते हैं। सबसे पहले आपको बेंजीन रिंग लेनी है और बेंजीन की अभिक्रिया करानी है HNO3 के साथ। तो जब आप HNO3 के साथ पे रिएक्शन करवाएंगे ना, तो आपको पानी का एक अणु मिलेगा, साथ में आपको मिलेगा नाइट्रोवेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5NO2, जिसकी संरचना आपके सामने यहाँ पर बनी हुई है। मैं चाहता तो वो भी आपको बना के बता देता, पर मैंने नॉर्मली बोल के बता दिया कि आप C6H6 की अभिक्रिया HNO3 के साथ में करवाएंगे तो आपको H2O प्लस C6H5NH2 NHO2 प्राप्त हो जाएगा, जिसकी संरचना हमने यहाँ पर बनाई है। अब जब नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन के साथ करा दे, किसकी उपस्थिति में, पीडी। एक गुरु ज्ञान आपको देना चाहूंगा, जब भी हाइड्रोजन की अभिक्रिया कार्बनिक यौगिकों के साथ में होगी तो हमें पीडी लेना पड़ेगा, क्योंकि पीडी उत्प्रेरक का काम करता है। साथ ही आप पीडी नहीं ले रहे तो पीटी ले सकते हैं या फिर एनआई ले सकते हैं। तो यहां पर हमने इस केस पर लिया है पीडी और इसका कराया है हाइड्रोजनन। तो यहां पर क्या होगा, यहां से ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा और हाइड्रोजन के दो परमाणु H के साथ जुड़ जाएंगे। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन। अब दूसरा एक और माध्यम है कि जब हम नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया धातु के साथ अम्लीय माध्यम से करवा दें, तब भी हमें एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। दोनों की थ्योरी आप लिख सकते हैं। इस पे आप हाइड्रोजनन करा रहे हैं कि नाइट्रोबेंजीन का जब हम हाइड्रोजनन कराएंगे तो हाइड्रोजनन के लिए हम कैसे आवश्यकता हुई, हाइड्रोजन परमाणु साथ में पीरिडियम यानी कि उत्प्रेरक की, और जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, एनिलीन। इसके अलावा भी एक और माध्यम है जिसमें हम नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया धातुओं के अम्लीय माध्यम से करा सकते हैं, जिसमें हम ले सकते हैं टिन और साथ में HCl, या फिर Fe यानी कि आपका लोहा और HCl दोनों को मिला के जब हम अभिक्रिया करवाएं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एनिलीन। अब बात करते हैं बेंजामाइड से एनिलीन। ठीक है, बेंजामाइड से एनिलीन। सीधे सीधे बेंजामाइड शब्द घुमा दिया केमिस्ट्री की। यही बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है कि एक ही उत्पाद के 4-5 नाम होते हैं, जिसमें बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। अब बेंजामाइड आपने पढ़ा है, मैं यदि आपको बोलूं कि एरिल एमाइड से एनिलीन बनाना है तो आपके दिमाग में खट से जाएगा कि सर क्या बोल रहे हैं। बेंजीन यानी कि एरिल एमाइड का मतलब होता है, अब हम देखते हैं कि कैसी संरचना होगी। ठीक है, देखो अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये 2-3 नंबर के लिए प्रश्न। हर एक चीज की थोड़ी बहुत थ्योरी और साथ में थोड़ा बहुत आपको क्या लिखना है, थोड़ा बहुत ये भी लिखना है। ये जो रिएक्शन आपसे पूछी है हॉफमैन रिएक्शन। नाम बता दिया मैंने कि ये जो रिएक्शन आई है चैप्टर 9 से, हॉफमैन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, वहीं से ये प्रश्न उठाया गया। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। आंसर हमारे पास में लिखा है, सिर्फ हमें क्या लिखना है, केमिकल रिएक्शन। तो लिखते हैं, हमारे पास में उत्पाद होगा बेंजीन रिंग। क्या उत्पाद होगा बेटा, ये रही हमारी बेंजीन रिंग। ठीक, अब एरिल एमाइड को जिसे नहीं पता, यहां पर C जुड़ा होगा, इससे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और इधर जुड़ा होगा क्या, NH2। यही होता है हमारा क्या, एरिल एमाइड या बेंजामाइड। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमें करानी है Br2 प्लस आप ले सकते हैं KOH। ठीक, इसके हमें लेने हैं 4 अणु, और अब इस रिएक्शन से हमें बनाना है क्या, एनिलीन। तो ध्यान दो, एनिलीन बनाने के लिए ये संरचना को हमें यहां से काटना है और सीधे सीधे NH2 को यहां पर जोड़ना है, यही है। तो सबसे पहले वो करते हैं जो हमें चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पर NaOH भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो KaOH भी ले सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा भक्ति भाव, आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। सिंपल ही बात हमें ये करना है कि एरिल यानी कि बेंजामाइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम के साथ में होना चाहिए, किसके द्वारा,
हाइड्रो हमारे हैलाइड के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले जो चाहिए, मेरे तो यही रूल है कि सबसे पहले जो चाहिए हमें वो बना दो। ठीक, अब जो बचा वो हम लिखते हैं। जो हमारे पास में शेष बैलेंस बचा हुआ है वो बचा है, यहां से ये चला गया। ठीक है, बनाओ। यहां पर आपके पास में कितने हैं, 4 हैं, KOH। ठीक है, इसमें से आप निकाल लीजिए कितने, दो। सबसे पहले 2 K निकालिए, और 2 K किसके साथ चले जाएंगे, KBr के साथ। तो आप यहां लिख दीजिए 2 KBr। अब जो भी बचा होगा उसे हम वापस से लिखेंगे। तो हमारे पास में बचे हैं 4 OH और 2 K बचे हुए, है ना। 4 OH और 2, सॉरी, 2 K बचे हुए हैं, 4 OH बचे हुए हैं। बाकी जो संरचना हमारी बची हुई है वो बची हुई है CO वाली संरचना बची हुई है। तो सिंपल, अब हम उसे जमा लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास में आएगा K2CO, नहीं तो लिख रहा हूं ना, हाँ, K2CO3। अब इसके बाद में हमारे पास में जो बचा है वो बचा हुआ है H2O। अब आप चाहो तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस करके भी देख सकते हो। K2 यहां पर हो गया, 4 थे टोटल, 4 KOH थे, 2 K हमने यहां पर ले लिए, जो बचे 2 K थे वो यहां पर आ गए। ऑक्सीजन ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 परमाणु थे, 4 के 4 हमने ले लिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बनने चाहिए कितने, 2 H2O के अणु बनने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये वाली रिएक्शन भी हमारी हो जाएगी सॉल्व। बताओ, इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हमने बना लिया एरिल एमाइड से एनिलिन। ठीक है, नो मूव टू इसी का अथवा वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको बनाना है थैलेमाइड से एन एल्किल थैलेमाइड, और इसी का दूसरा प्रश्न है बेंजील क्लोराइड से एन एन डाई मैथिल फेनिल मैथेमिन। ठीक है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये आपसे पूछा है। बेसिकली ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया का नाम जो है वो है ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण, उससे ये प्रश्न निकल कर आया है। दोनों प्रश्न उसी से है और हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताऊंगा मैं इसी से, जो कि आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, कि एल्किल हैलाइड की जब हम अभिक्रिया करवाएं इनसे, किससे, एमीन से, तो कौन सा वाला एल्किल हैलाइड अधिक अभिक्रियाशील होगा। तो ध्यान रहे, इसका ऑप्शन आंसर आएगा सबसे ज्यादा अधिक होगा HI, या आप बोल सकते हैं RI। ठीक है, RI सबसे शुरू आएगा, फिर उसके बाद में हम आगे जाए तो RBr आएगा, फिर आएगा RCl, और सबसे लास्ट में RF। ठीक है, तो आयोडीन के साथ में सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं एमीन। नाउ मूव टू दिस रिएक्शन और सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, ध्यान रखना मेरे ये शब्द, यहां से मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला जो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया कि अधिक क्रियाशील कौन होगा जब हम एमीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाएं, तो कौन सा एल्किल हैलाइड बहुत अधिक तेजी से अभिक्रिया करेगा। तो आंसर इज एल्किल आयोडाइड। ठीक, तो सबसे कम एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल फ्लोराइड। ओके बेटा, नाउ दिस रिएक्शन थैलेमाइड से एल्किल एन एल्किल थैलेमाइड हमें बताना है। तो सबसे पहले आपको थैलेमाइड की संरचना पता होनी चाहिए। तो एल्किल थैलेमाइड की संरचना होती है C6H4 CO2, ब्रैकेट के अंदर रहेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आगे ये जुड़ा होगा किससे, N से, और N के पास में जुड़ा रहेगा एक H। ठीक है, ये है आपकी ये है आपकी थैलेमाइड की संरचना। ठीक है, अब जब इसकी अभिक्रिया हम क्षारीय माध्यम से कराएंगे, किसके साथ, KOH के साथ। ठीक है, KOH के साथ जब इसकी अभिक्रिया होगी तो ध्यान रहे बेसिकली बॉन्ड तोड़ने के लिए इस वाले पेन का प्रयोग करते हैं। यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो दोनों आपस में बंध बना लेंगे। तो अब ध्यान से देखो, ये रही आपकी बेंजीन रिंग।
ये आपका थैलेमाइड था, अभी बन चुका है पोटेशियम थैलेमाइड। यहाँ पर आप इधर आगे जोड़ दीजिए कुछ इस प्रकार से। ये ऐसे ही बनेगा बेटा, इसका सूत्र आप चाहो तो मैं आगे लिखवा दूंगा, पर इसे आपको ऐसे ही बनाना है। यहाँ पर आपके पास में क्या आ गया के, और जो बाहर निकला वो होगा H2O। अब जब आप इसकी अभिक्रिया, अब आपको इसकी अभिक्रिया करवानी है किसके साथ, RX के साथ। किसके साथ, RX के साथ। तो X K को लेके चला जाएगा और R N से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी ये, पर जिसे थैलेमाइड याद होगा वो कर देगा, जिसे थैलेमाइड ही नहीं पता होगा तो वो रिएक्शन छोड़ देगा। ठीक है, उसको लगेगा कि प्रभु कहाँ से आ गया ये प्रश्न, और आ गया तो मैंने क्यों नहीं पढ़ा। पर कोई बात नहीं, आप मॉडल पेपर देख के जा रहे हो ये वाला, और यदि आ गया तो बिल्कुल ही करके आ जाना। मॉडल पेपर में एक रिएक्शन नहीं आई है जिसका नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। हो सकता है ये रिएक्शन भी आ जाए, जिसे हम जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब जरूर करवाएंगे, क्योंकि ये रिएक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकती है। साथ ही डायजोनियम लवण वाली जो सैंडमेयर रिएक्शन है, ये चैप्टर 6 में भी है और चैप्टर 9 में भी है, तो इससे भी एक ना एक रिएक्शन आएगी ही, लिख के ले लो में से। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर है कि यहां से कोई ना कोई रिएक्शन बनी ही जाएगी। अब इसकी अभिक्रिया आप करवा दीजिए किसके साथ, CH3Cl के साथ में। जैसे कि आप बोल सकते हैं क्या, RX। मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूं RX। अब जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ में होगी तो ये आपकी संरचना कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। देखो मैं कभी कभी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा देता हूँ, जिसके कारण कुछ बच्चे स्किप करके चले जाते हैं, है ना। पर बेटा डिटेल में पढ़ाने का फायदा ये है कि आप भूलोगे नहीं। यहाँ से ये Cl चला जाएगा, Cl जाएगा तो यहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा, और साथ में जो आपके बाद में बचेगा वो क्या होगा, KCl। तो ये आपने बना दिया थैलेमाइड से एन एल्किल थैलेमाइड। यहाँ पर जो अभिक्रिया हुई है वो क्षारीय माध्यम के साथ में हुई है, यहाँ जो अभिक्रिया हुई है वो एल्किल हैलाइड के साथ हुई है। फटाफट से देख लो, रिवीजन कर लो, सोच लो। नाउ हम ये वाली रिएक्शन कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है बेंजीन क्लोराइड से एन एन डाइमेथिल फेनिल मैथेमिन, है ना। कितना कठिन नाम है ना, मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि हे भगवान ये क्यों आ गया। कुछ एमीन चैप्टर है छोटा सा, मगर इसके जो नाम है वो बहुत भारी भरकम टाइप के हैं और दिमाग में समझ में नहीं आते। ठीक है, नाउ हम अथवा वाला क्वेश्चन करेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूं बेटा। चलिए जी, अब हम आते हैं बेंजिल क्लोराइड से एन एन डाइमेथिल फेनिल बेंथेमिन। बेसिकली इसका ये प्रश्न आपको ये कह रहा है कि आपको तृतीयक श्रेणी का मैथिल एमीन बनाना है या तृतीयक श्रेणी का एमीन बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर फेनिल शब्द आया मतलब बीच में कहीं ना कहीं वेंजिन रिंग होगा, तो वेंजिन रिंग हमें प्राप्त हो जाएगा वेंजिलिक क्लोराइड से। तो वेंजिलिक क्लोराइड और बेंजीन क्लोराइड दोनों बहुत अंतर है। बेंजील क्लोराइड जिसने बनाया मतलब कि आप बेंजीन रिंग से सीधे ही क्लोरीन को जोड़ दे रहे हो, मगर बेंजील क्लोराइड का मतलब ये होता है जो आपने शुरू में भी मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चन नंबर 7 में, तो जिसे वो पता होगा बता देगा। तो बेंजील क्लोराइड की संरचना कुछ इस प्रकार से रहेगी, हम यहाँ से बनाते हैं, ये हमारी बेंजीन रिंग है। ठीक है, इसके आगे कार्बन है और इसी से जुड़ा हुआ है क्या, Cl। अब जब इसकी अभिक्रिया करवा दें हम NH3 से, किससे करा दें, NH3 से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, हमें प्राप्त हो जाएगा C6H5 CH2NH2। ठीक है, साथ में जो बाहर हो जाएगा यहां पर वो बाहर हो जाएगा HCl। अब मैंने आपको अभिक्रियाशीलता का क्रम पढ़ाया था, आपको फिर से यहां पर एक रिएक्शन करानी है जो कि आप कराएंगे किसके साथ, CH3I के साथ में। किसके साथ में कराएंगे, CH3I के साथ में। जब आप इसकी अभिक्रिया इसके साथ में कराएंगे तो यहां पर माइनस हो जाएगा HI, और जब HI माइनस होगा तो जो बचा है वो आगे की संरचना में जुड़ जाएगा। तो यहां पर आपके पास में हो जाएगा CH2, यहां पर रहेगा NH, और आगे आपका जुड़ जाएगा क्या, CH3। अब ध्यान रहे हमें बनाना है
एन एन डाई मैथिल फेनिल मैथेमीन। अब एन एन जब 2 बार आ जाए तो इसका मतलब ये है कि जो एमीन यानी कि अमोनिया है हमारा, उस पर कोई भी हाइड्रोजन परमाणु है ही नहीं, सारे हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो चुके हैं। मगर यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी एक H है, तो हम क्या करेंगे, फिर से एक और बार रिएक्शन करवा देंगे। किसके साथ, वही हमारा CH3I के साथ में। जब ये रिएक्शन इसके साथ में कंप्लीट होगी तो फिर से हमारा हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो अब संरचना होगी हमारी CH2, आगे जाओगे N, इधर के तरफ जोड़ोगे CH3 और ऊपर के तरफ भी जोड़ दोगे क्या, CH3, और यही है आपका एन एन डाई मैथिल फेनिल मैथेमीन। ठीक है, ये संरचना होगी मैथेमीन की, ये डाई मैथिल यहाँ पर लगा हुआ है और एक मैथिल के साथ में फेनिल समूह लगा हुआ है। ठीक है, तो आपने बना दिया बेंजील क्लोराइड से एन एन डाई मैथिल फेनिल मैथेमीन। फटाफट से ये रिएक्शन नोट कर लो, ये वाली रिएक्शन भी अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को बता दिया है और आप सभी को भी ये बता दिया। भले ये चैप्टर ऑनलाइन हमने कवर नहीं किया, मैं करना चाहता था बट ड्यू टू सम इश्यूज हमने कवर नहीं किया, पर ये रिएक्शन मैं अभी बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन में भी हम इससे कवर करेंगे, जैसे कि कार्बिल अमीन अभिक्रिया, हॉफमैन रिएक्शन हमने कवर कर चुकी है, और जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इससे बची हुई है वो भी जल्दी आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन में देखने को मिल जाएगी। तो जाइएगा कहीं नहीं, जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ में। मैं लिख के देता हूँ कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन, कुछ नहीं मैक्सिमम 80% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, क्योंकि मैडम की गैसिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही निकाल के देती है। अभी तक यदि आपने देखा होगा सारे प्रश्न, भले बायोलॉजी में पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ मैडम का, पर उन्होंने जो जो पढ़ाया इंपॉर्टेंट सेक्शन वाली सीरीज में क्वेश्चन वहीं से बने। ठीक है, जिस बच्चे को यकीन ना हो यदि मैं फेंक रहा हूं तो आप मैच करके देख लेना, गारंटी है कि 80% गैसिंग मैडम की फंसी, भले वो ऑब्जेक्टिव से ही क्यों ना हो। अब आते हैं, बहुत होगी तारीफें मैडम की, वापस से आते हैं काम पे, और इसके बाद का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। ठीक है, एमीन चैप्टर भी हो गया खत्म। क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे, क्वेश्चन है 4 नंबर के, जिसमें कि रिएक्शन वाला पार्ट और भी ज्यादा बिग है, बड़ा है, जिसे कि मेरे हिसाब से कवर करना चाहिए अगले वाले लेक्चर में, क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत ही ज्यादा लंबा, और वीडियो जब हो जाता है लंबा तो आप लोग जाते हो भगते। ठीक है, जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, मैडम भी केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाली है। ठीक है, तो मैडम जो है फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट कवर करेंगे और ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन ही कवर करेंगे। बाकी रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सर ही पढ़ाने वाले हैं, और कुछ जो फिजिकल केमिस्ट्री मैडम से छूट जाएगी वही भी मैं ही पढ़ाऊंगा। उसके अलावा उससे सही हुई होगी डी और एफ ब्लॉक से जितने भी आईयूपीएससी नामकरण है, केंद्रीय परमाणु धातु लिगेंड वगैरह, ये सब मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। तो जाइएगा कहीं नहीं, जितना भी समय हमारे पास में बचा है केमिस्ट्री को लेके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव हम कवर कर लेंगे। इसी उम्मीद के साथ में कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए सरल एकेडमी से जुड़े रहिए और हमें फाइनेंशियली और मोटिवेशनली और जैसे भी आप सपोर्ट कर सको करिए। राधे राधे।